तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PCM एक्सट्रीम क्लासेज में। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हम लोग कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के गति चैप्टर को पढ़ रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो मैंने आपको इसके लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण का परिभाषा मैंने बताया था कि हर एक सेकेंड में अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे त्वरण कहते हैं। तो त्वरण मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण होता है। और मैंने ये आपको बताया था कि यहाँ पे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमें कैसे पता चला कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके लिए मैंने एक आपको सूत्र बताया था, ए बराबर, ए क्या है, ए से त्वरण को दिखाते हैं तो ए बराबर v माइनस यू अपन टी। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो ये v क्या है, वेग है, और u भी वेग है। ठीक है, v क्या है, v आपको मैंने बताया था कि v वेग होता है जो कि अंतिम वेग होता है। u क्या होता है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है और t समय होता है। तो यहाँ पे ये v क्या होता है, v माइनस यू। तो वेग का मैंने आपको मात्रक बताया था कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, और u भी एक प्रकार का v है, एक प्रकार का वेग है। तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब हम लोग वेग में से वेग को माइनस करते हैं तो जो हमको बचेगा वो भी वेग बचेगा, तो वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो उस समय भी यहाँ पे v माइनस यू का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर बटा सेकेंड और मल्टीप्लाई सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ऊपर हो गया मीटर और नीचे हो गया सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको बताया था कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको a बराबर v माइनस यू अपन टी से ज्ञात करते हैं। एक फार्मूला आपको मैंने ये भी बताया था कि a बराबर होता है डेल्टा v अपन डेल्टा टी। तो डेल्टा v का मतलब मैंने बताया था कि डेल्टा v का मतलब होता है v2 माइनस v1, और t का मतलब डेल्टा t का मतलब होता है t2 माइनस t1। ये t2 क्या है, जब वस्तु रुकने वाली होती है तो उस समय का जो टाइम होता है, समय होता है, वो है। और जब वस्तु चलती है तो उस समय का जो टाइम है वो है। यहाँ पे ये अंतिम वेग हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया। तो इससे भी आप त्वरण का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग है ग्राफ। तो ग्राफ को जानने से पहले हम लोग को पहले स्लोप जानना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होता है, ये स्लोप क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है ढलान। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ये कोई एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, इस पे कोई ये ऐसे दे देगा आपको। तो इसका आपको स्लोप पूछेगा तो स्लोप हमेशा एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, वामावर्त दिशा में लेते हैं। ठीक है, वामावर्त दिशा में स्लोप को हमेशा एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में लिया जाता है। तो यहाँ से लेंगे ये वामावर्त दिशा में, तो ये आपका हो गया थीटा। तो यहीं पे हम लोग टेन थीटा लगा देंगे, तो ये हम लोग का स्लोप निकल जाता है। ठीक है, तो स्लोप का निकालने का तरीका ये होता है, स्लोप ढलान होता है, जितने ढलान पे कोई वस्तु झुकी होती है वही स्लोप होता है। ये आपका स्लोप निकालने का नियम क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए हमेशा एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में जाते हैं, और ये थीटा है। तो वामावर्त दिशा में जाकर उस जो कोण एंगल दिया रहेगा उसके साथ टेन थीटा लगा देंगे, जैसे कि ये फिगर आपको दे रहा है। अब यहीं पे आपसे स्लोप पूछेगा। ठीक है, ये आपको 60 अंश दे दिया है। ठीक है, अगर इस फिगर में आपसे स्लोप पूछेगा तो स्लोप के लिए यहाँ से वामावर्त दिशा में जाएंगे, ये एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा यही पड़ेगा। तो ये 60 अंश है, तो इसके साथ हम लोग 10 लगा देंगे, ये 10 60 हो जाएगा। और चूंकि 10 60 का मान होता है कड़ी में 3, यही आपका स्लोप होगा, ये आपका स्लोप होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विस्थापन समय ग्राफ पर। तो विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, विस्थापन समय ग्राफ का परिभाषा ये होता है कि विस्थापन को, ये हो गया, विस्थापन समय ग्राफ को एसटी ग्राफ भी कहते हैं, एसटी ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब एक्स अक्ष पर
हमेशा समय को दर्शाया जाता है, और y अक्ष पर हमेशा विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं, उसे विस्थापन को y अक्ष पे दर्शाया जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाता है कि x अक्ष की दिशा में समय को तथा y अक्ष की दिशा में विस्थापन को दर्शाकर उनके बीच खींचा गया ग्राफ, जैसे उनके बीच मैंने ये ग्राफ खींच दिया, ये ग्राफ हो गया, यही हो गया आपका विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, तो विस्थापन समय ग्राफ का ये परिभाषा हो गया। और विस्थापन समय ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं, ये अगर हम लोग यहाँ का स्लोप निकालेंगे, तो विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप निकालने पर हम लोग को वेग प्राप्त होता है। वेग, वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विस्थापन समय ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो वेग हमें प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे आपको 30 डिग्री दे देगा, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा स्लोप निकालने के लिए एक्स अक्ष से हमेशा वामावर्त दिशा में चलते हैं और 10 लगा देते हैं। जब थीटा दिया रहो तो यहाँ पे ये 10 30 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 10 30 का मान होता है 1/3, 1/3। ये आपका हो गया स्लोप। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेग समय ग्राफ पे। जैसे विस्थापन समय ग्राफ में ये था y अक्ष, ये था x अक्ष, ये था y अक्ष, ये x अक्ष। यहाँ पे वेग को हमेशा, इसको VT ग्राफ भी कहते हैं, वेग समय ग्राफ को VT ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। तो y अक्ष की दिशा में हमेशा वेग को दर्शाया जाता है, और मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे x अक्ष की दिशा में हमेशा समय को दर्शाया जाता है। यहाँ पे वेग हो गया, यहाँ पे समय हो गया। तो इसका परिभाषा बन जाता है कि x अक्ष की दिशा में समय को तथा y अक्ष की दिशा में हमेशा वेग को दर्शाकर उनके बीच जो ग्राफ खींचा जाए वो हो जाता है वेग समय ग्राफ हो जाता है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया आपका वेग समय ग्राफ। ठीक है, अगर हम लोग वेग समय ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालते हैं, ये चीज़ जब हम लोग इसमें ये निकालेंगे तो हम लोग को एक्सीलरेशन या त्वरण प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विस्थापन समय ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी प्राप्त होता है। उसी प्रकार वेग समय ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हम लोग को त्वरण प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि त्वरण क्या होता है। अगर आप लोगों ने त्वरण नहीं पढ़ा है तो मेरे लेक्चर नंबर 2 को जाकर देखिए। तो यहाँ पे वेग समय ग्राफ से हम लोग को त्वरण प्राप्त होता है और विस्थापन समय ग्राफ से हम लोग को वेग प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे आपको दे देगा 45 अंक। ठीक है, तो आपसे स्लोप पूछा जाएगा, ये क्या है, ये VT ग्राफ है। तो VT ग्राफ में आपसे जब स्लोप पूछा जाए तो ये 10 45, तो 10 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा त्वरण, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो विस्थापन समय ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हम लोग को वेग प्राप्त होता है, और वेग समय ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालते हैं तो त्वरण प्राप्त होता है। और जब भी स्लोप निकालने का एक रूल होता है, जब थीटा दिया हो तो हम लोग को x अक्ष से अनुदिश जाना है, x अक्ष से वामावर्त दिशा में जाना है, ऊपर दिशा में जाना है, और वहाँ पे जाकर 10 लगा देना है थीटा के साथ, और फिर उसकी वैल्यू रख देनी है। ये आपका हो गया विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। हम लोग चलते हैं अपने ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण हेडिंग पे। ठीक है, तो ये गति के समीकरण, न्यूटन ने 3 गति के समीकरण दिए थे। तो पहला गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, और दूसरा गति का समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड वाला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v मैंने बताया था अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, और a त्वरण होता है, और t समय होता है। और यहाँ पे यश दूरी नहीं होती है, विस्थापन होता है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि यह पेपर में इस पे क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। तो न्यूटन ने 3 गति के समीकरण दिए थे। पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलते हैं हम लोग अब ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण को सिद्ध कैसे करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफीय विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at होता है। इसको चलते हम लोग सिद्ध करने। तो यहाँ पे सिद्ध करने से पहले हम लोग को यहाँ पे मानना पड़ता है कि कोई वस्तु है जो मूल बिंदु से स्टार्ट होता है। और अच्छा, इसको सिद्ध करने से पहले आप लोग को VT ग्राफ मैंने बताया था, तो
गति के तीनों समीकरण को बीटी ग्राफ द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो कोई पार्टिकल है जो मूल बिंदु या यहाँ से ओरिजिन कह सकते हैं 0,0 से शुरुआत होता है और t बराबर 0 सेकेंड से वह गति अवस्था में चलती है और u वेग से चलती है तथा u दूरी चलती है। ठीक है, कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ वेग से चलने के बाद यहाँ से वह एक सामान्य वेग से गति करने लगती है, फिर जाकर यहाँ पे e पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पे उसके द्वारा t बराबर 0 सेकेंड में चली गई दूरी u हो जाती है और पूरी दूरी v हो जाती है तथा अब यहाँ पे u है तो ये पूरी दूरी v है, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी v माइनस u हो जाती है। और यहाँ पे t है कि यहाँ पे t समय में वो वस्तु c पे पहुँच जाती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका t। ठीक है, यहाँ पे जब हम t माइनस 0 करेंगे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में से 0 को माइनस किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे t हो जाएगा, ये t सेकेंड में रहेगा, ये भी आपका सेकेंड में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये बीटी ग्राफ है, तो यहाँ से आप लोग स्लोप निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि बीटी ग्राफ का, अगर बीटी ग्राफ में स्लोप निकालते हैं तो हम लोग को एक्सीलरेशन या त्वरण प्राप्त होता है। यहाँ से हम लोग जब स्लोप निकालेंगे तो यहाँ से स्लोप आपको हो जाएगा tan थीटा बराबर, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जानते होंगे कि यहाँ पे लाल बटा कक्का होता है, एक रूल होता है, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो थीटा के कोण के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, ये एल हो गया और ये बेस हो गया, आधार हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग जब tan थीटा निकालेंगे तो लंब बटा कोण हो जाएगा। तो लंब आपका क्या है, लंब आपका है DE या ED कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे ये आधार है और ये लंब है, मैंने गलती से अभी कोण बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे लंब बटा आधार होता है। तो ये लंब हो गया आपका ED और आधार हो जाएगा AD। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आधार हो जाएगी, तो AD हो जाएगा आपका, AD यहाँ पे लिख देंगे और ये होगा एक्सीलरेशन के बराबर, त्वरण के बराबर। तो ED आपका कितना है, ED आपका है v माइनस u और ये आपका AD कितना है, AD आपका t है और ये a के बराबर है। अब यहाँ से इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u बराबर AT। अब यहाँ से ये u को वहाँ पक्षांतर करेंगे, जब बराबर से पक्षांतर किया जाता है माइनस से तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस AT। ये हो गया गति का प्रथम समीकरण प्रूफ। ऐसे ही हम लोग गति का प्रथम समीकरण प्रूफ करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि ये बीटी ग्राफ है, जब हम लोग को बीटी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हम लोग को विस्थापन प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि बीटी ग्राफ का जब आप लोग स्लोप निकालेंगे तो त्वरण प्राप्त होगा और बीटी ग्राफ का जब आप लोग एरिया निकालेंगे तो विस्थापन प्राप्त होगा। तो हम लोग को यहाँ पे यस मैंने बताया था कि यस विस्थापन होता है, तो आप लोग को विस्थापन निकालना है तो हम लोग को इस ग्राफ का पहले विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो वह वस्तु t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर t समय तक गति की है। ठीक है, तो हम इसके बीच ग्राफ निकालते हैं, तो इसके बीच जब हम लोग ग्राफ निकालेंगे या एरिया निकालेंगे तो विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और इस आयत का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ADE तथा AED का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे। ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार कितना हो गया, आधार यहाँ पे t दिया है, यहाँ पे ऊंचाई आपकी हो जाएगी v माइनस u, क्योंकि हम लोग इस त्रिभुज से निकालते हैं तो ये v माइनस u आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे v माइनस u आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, ये हो जाएगा VT माइनस UT। ठीक है, ये हो गया आपका
त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल चूंकि यहाँ पे ये अंतिम वेग है, तो मैंने आपको बताया था कि v बराबर होता है u प्लस ए टी। मैंने इस समीकरण को अभी सिद्ध कराया था, ये गति का प्रथम समीकरण होता है। तो यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1/2। v का मान यहाँ पे इतना रख दीजिए, u प्लस ए टी, इसको हम लोग छोटे ब्रैकेट में कर देंगे, इसको बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, यहाँ पे t हो जाएगा माइनस यू टी। अब इसको इसमें ए टी को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर माइनस यू टी, और यहाँ पे 1/2 रहेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस यू टी है, ये प्लस यू टी दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल, या चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन ये हर चतुर्भुज आयत का होता है जब उसका 90 डिग्री कोण होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसलिए ये आयत है। तो इसका हम लोग अब क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। तो t बराबर 0 से लेके t बराबर t सेकेंड के बीच का जो विस्थापन है वो आ जाएगा। तो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल आया था हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग को इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयत ए डी बी सी का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, ये यहाँ की लंबाई हो जाएगी, लंबाई u हो जाएगी, यहाँ पे लंबाई u हो गई, और चौड़ाई कितना है t, तो ये हो जाएगी t। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू टी। अब हम लोग को इस पूरे t बराबर 0 से लेकर t बराबर t सेकेंड के बीच का विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको और इसको हम अगर जोड़ दें तो इस पूरे क्षेत्रफल का ये पूरा एरिया निकल जाएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए डी बी सी का क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हम लोग का विस्थापन जो आ जाएगा, तो ये विस्थापन बराबर हो जाएगा। तो इसका ए डी का क्षेत्रफल क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल यू टी था। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है कि एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही आपका गति का दूसरा समीकरण था। आप लोग इसको ऐसे ही सिद्ध करेंगे। अब हम लोग अगले चलेंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as समीकरण पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं गति के तृतीय समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी विस्थापन है, जो कि विस्थापन यहाँ से अगर विस्थापन देखेंगे तो अगर हम लोग इस फिगर में फिर से हम लोग दूसरे विधि द्वारा विस्थापन निकाला जाए, ऐसा विस्थापन निकालें कि जो अंतिम वेग हो उसमें प्रारंभिक वेग हो और यहाँ पे त्वरण हो और त्वरण का दोगुना हो, ठीक है, वही निकाल देंगे एस के पदों में, तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दूसरे विधि द्वारा विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों ने कक्षा 9 में हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने समलंब चतुर्भुज का नाम सुना होगा। ये समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज का ये जो जैसे ये ए बी है, ये पी क्यू है, ठीक है। तो ये ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, जैसे ये ए बी समांतर ये पी क्यू होता है, ठीक है। तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2
समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणते संगत ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजा का योग गुणते संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका एक समलंब चतुर्भुज बन जा रहा है। जो ये देखिए, ये और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये हो जाएगा, संगत ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इस तरह इसको लगाकर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाकर इसका हम लोग विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें लगाएंगे इसको और विस्थापन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें समांतर भुजा कौन कौन सी है? ए बी है, ए बी समांतर हो जाएगा सी ई के। ठीक है, यहाँ पे ए बी समांतर सी ई ये हो जाएगा। तो ए बी कितना दिया है? ए बी प्लस समांतर भुजाओं का योग होता है तो ए बी प्लस सी ई। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना होता है संगत ऊंचाई, तो संगत ऊंचाई टी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा यू और ये कितना था? अगर ये देखेंगे तो ये कितना था? पूरा भी था। तो ये हो जाएगा u प्लस भी और ये हो जाएगा टी, आपका था टी। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं पहले समीकरण में हम लोगों ने पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से जब हम लोग समय निकालते हैं तो समय निकालेंगे तो ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस, ये v माइनस यू हो जाएगा और ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड। तो ये टी बराबर इतना हो जाएगा। प्रथम समीकरण से ये निकाल लेंगे v माइनस यू अपन ए। अब टी का मान यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो 1/2 फिर यहाँ पे u प्लस भी, यहाँ पे v माइनस यू अपान ए कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये यस के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब बीटी ग्राफ का हम लोग जब एरिया निकालते हैं तो वो विस्थापन होता है। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये u प्लस भी है और v माइनस यू है, ये दोनों को हम, ये आप लोगों ने वर्गांतर का सूत्र पढ़ा होगा, जैसे a प्लस वी और a माइनस बी का एक सूत्र होता है, इसे लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसके आधार पे ये दोनों हो जाएंगे 1/2, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन में a। ठीक है, यहाँ पे यस रहेगा, ये हो जाएगा 2a। यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा यस बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा के 2a। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a यस। अब यहाँ पे u को पक्षांतर करेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यही गति का तृतीय समीकरण होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे आज देख लिया है कि ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए वीटी ग्राफ में पहले लगाते हैं, पहले हम लोग स्लोप निकाल देते हैं, तो स्लोप निकालते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, वीटी ग्राफ का। और अगर हम लोग इसका एरिया निकालते हैं वीटी ग्राफ का तो हम लोग को विस्थापन प्राप्त होता है। इन्हीं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के कारण हम लोग गति के तीनों समीकरणों को सिद्ध कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल PCM एक्सट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।